तो उस चीज़ को लिखो पेपर पे कि मैं किस चीज़ पे ओवरथिंक कर रहा हूँ। फिर 5 मिनट के लिए ये सोचो कि जो मैं सोच रहा हूँ वो मेरे लिए सोचना कितना ज़रूरी है और कितना मैं इससे ये सोच के मुझे कोई बेनिफिट होने वाला है, जहाँ मेरी सिर्फ एनर्जी वेस्ट हो रही है। ये आपको खुद को ही अगर देखो, अगर आपने निकलना है इस ओवरथिंकिंग से तो 50% तो आपको वर्क करना पड़ेगा अपने ऊपर, क्योंकि हमारा ब्रेन बड़ा स्मार्ट है, जहाँ लगाओगे वहाँ लग जाएगा। ये न्यूरॉन्स होते हैं हमारे, उनकी जो कनेक्टिविटी होती है, एक न्यूरॉन को आपने मैसेज दिया वो आगे ट्रांसफर करेगा, न्यूरोप्लास्टी जिसको बोलते हैं। तो फिर ब्रेन को हमने रीवायर करना है, ट्रेन करना है जी। जितना आप जैसे ट्रेन करोगे उतना वो वैसे ही ट्रेन होएगा, चाहे वो ओवर थिंकिंग में ट्रेन कर लो, चाहे वो अपनी अच्छी थिंकिंग में कर लो। अगर आपकी लाइफ में ये प्रॉब्लम है तो आप उससे निकलने का रास्ता ढूंढिए, ना कि उसको पकड़ के उसी को रिपीट करो। हम सारा दिन ब्लेम करते हैं कि उसने ऐसा कर दिया तो मेरे साथ ऐसा हो गया, इसकी वजह से ये ऐसे हो रहा है, मेरा बच्चा खराब है इसकी वजह से मैं परेशान हूँ। कुछ ऐसा नहीं होता है, कोई खराब नहीं होता है, वो अपना रोल निभा रहे हैं। आपने अपने स्ट्रेंथ बनानी है बस जी, अपने आप को मजबूत करो। दोस्तों, कहते हैं कि हमारी ज़िंदगी वैसी ही हो जाती है जैसी हमारी सोच होती है। अगर हम अच्छा सोचते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं तो हमारी ज़िंदगी खूबसूरत होती है, और अगर हम नेगेटिव सोचते हैं तो हमारी जो ज़िंदगी है वो बदसूरत होने लगती है। इसी में एक सोच है ज़रूरत से ज़्यादा सोचना। अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा सोचते हैं, जिसको हम ओवर थिंकिंग कहते हैं, तो हमारी ज़िंदगी जो है वो भयंकर हो जाती है। यानी कि इतना दुख या इतना तनाव हमें मिलता है कि हमें लगता है कि शायद ये ज़िंदगी अभी ख़त्म हो जाएगी, या हम खुद ही ये ज़िंदगी ख़त्म कर लें। तो ये ओवर थिंकिंग क्यों होती है, इसके क्या सिम्टम्स होते हैं, और अगर हम इसका इलाज नहीं करवाते या इस पर ध्यान नहीं देते तो क्या नुकसान हो सकता है, और ओवर थिंकिंग से कैसे बचा जा सकता है, इसी के बारे में आज हम बात करेंगे। आप देख रहे हैं आरडी हिंदी चैनल। मैं हूँ रीना और मेरे साथ हैं डॉक्टर नवनीत कौर। मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। धन्यवाद जी। मैम, सबसे पहले तो ओवर थिंकिंग होती क्या है? ओवर थिंकिंग होती है कि किसी भी बात को ज़रूरत से ज़्यादा सोचना और लंबे समय तक सोचना। जैसे एक टॉपिक शुरू कर लिया, वो ब्रेन में चल रहा है, फिर उसके बाद दूसरा, फिर तीसरा, जहाँ सेम टॉपिक को ही बार बार उसी लूप में रहना, वो जो ब्रेक ना हो। तो घंटों, 2 घंटे, पूरे दिन एक ही बात को सोचते रहना, उसकी वजह से जो कंडीशन आती है उसको कहते हैं ओवर थिंकिंग। और मैम, ओवर थिंकिंग लोग करते क्यों? कैसे पता चले कि मैं जो सोच रही हूँ ये ओवर थिंकिंग है या नहीं है? ये लंबा समय अगर हम बात करते हैं तो कितना हो सकता है कि 1 दिन या 1 घंटा या कितने दिन तक हम अगर एक ही बात पर अड़े रहते हैं तो हमें लगे कि ये ओवर थिंकिंग है? देखो, ये डिपेंड करता है कि यूँ का कुछ घंटे चलती है, पूरा दिन चलती है, 24 घंटे भी चलती है, कि जैसे रात को सोए हुए हैं तब भी उनके दिमाग में ऐसे आता है, चाहे वो सो रहे हैं, कि बातें घूम रही हैं। ऐसा कोई फिक्स पीरियड ऑफ टाइम नहीं है, वो डिपेंड करता है कि पेशेंट में कितनी प्रॉब्लम है, उसके माइंड की जो न्यूरॉन्स की वायरिंग में डिफेक्ट आया है वो कितना आया है जी, उसके ऊपर डिपेंड करता है। उनके पेशेंट, जैसे मैं अपना क्लिनिकल एक्सपीरियंस बताऊं तो पेशेंट आके बताते हैं कि हम पूरा दिन जैसे काम भी कर रहे हैं, साथ में वो थिंकिंग भी चल रही है, कंटिन्यूस वो थिंकिंग है, तो उसको हम बोलेंगे कि ये डिजीज़ है। अच्छा, ओवर थिंकिंग एक डिजीज़ है, ये नॉर्मल नहीं है। कई बार सेम थॉट ही होता है, कई बार होता है कि बार कोई एक टॉपिक निकल गया, दूसरा शुरू हो गया, तीसरा शुरू हो गया, कभी पास्ट का शुरू हो गया, कभी फ्यूचर को लेके हो गया, या कई बार कोई लिंक ही नहीं होता। कोई कन्वर्सेशन दिमाग में चल रही है, मैं वो मेरे पास आएगी, मैं उसको ऐसे बोल लूँगी, फिर मुझे ऐसे बोल लेगी, मतलब एक इमेजिनरी टॉक चल रही होती है उनके ब्रेन में काफ़ी लंबी। तो इसको हम ओवर थिंकिंग कहते हैं। मैम, जैसे आपने बताया कि ये एक डिजीज़ है, बीमारी है, एक डिसऑर्डर है ये हमारे माइंड का, तो कब लगे कि हाँ हमें किसी डॉक्टर के पास जाना चाहिए? इसके क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं, या इसका क्या नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो पड़ना शुरू हो जाता है? देखो, जब ओवर थिंकिंग चलती है तो वो कंटिन्यूस चलती है, तो क्या होता है कि जो हमारा ब्रेन है वो श्रिंक कर जाता है। हमारे ब्रेन के ना 2 एरियाज होते हैं, एक तो होता है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, एक होता है अमिग्डाला जी।
तो इस केस में जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है, जिसका फंक्शन है क्रिटिकल थिंकिंग, एनालाइजिंग, कि हम कोई सिचुएशन हमारी आई हमारी लाइफ में, हमने उसको एनालाइज किया, फिर हमने उसका सोल्यूशन ढूंढा, उसके ऊपर काम किया, वो एक लॉजिकल माइंड है जो कि एक्टिव होना चाहिए। जिस इंसान को ओवरथिंकिंग नहीं होती उसका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिव होता है, नॉर्मल होता है। दूसरा होता है एमिगडाला। इन लोगों का जो ओवरथिंक करते हैं एमिगडाला एक्टिव होता है, वो उसको क्या कहते हैं हाईजैक कर लेता है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को, कि उसको काम ही नहीं करने देता। उसका ये एक चौकीदार की तरह होता है एमिगडाला। जैसे कोई फियर आ गया, कोई थ्रेट आ गया, कोई हमें बात बुरी लगी, या कोई स्ट्रेस आ गया, जब पास्ट में कोई एक्सपीरियंस याद आ गया, तो एकदम से रिएक्ट करता है। तो इस केस में क्या होता है कि जब ये चीज़ ज़्यादा ओवर पावर करने लग जाए तो क्या होता है कि हमारा जो ब्रेन है वो श्रिंक करने लग जाता है। तो ब्रेन श्रिंक करेगा तो फिर हमारी जो थिंकिंग है वो नैरो हो जाती है, हमें एंग्जाइटी, पैनिक अटैक्स होने शुरू हो जाते हैं, एंग्जाइटी डिसऑर्डर शुरू हो जाता है, डिप्रेशन आना शुरू हो जाता है, स्लीप इफेक्ट होती है। स्लीप इफेक्ट होएगी तो फिर बहुत सारी और जो हमारी फिजिकल डिजीजेस शुरू हो जाती हैं। ब्लड प्रेशर शुरू हो गया, आपको पैल्पिटेशन शुरू होगी, हार्ट रेट बढ़ना शुरू हो गया, डायबिटीज़ हो सकती है, हार्मोनल डिसऑर्डर हो जाता है, तो आगे कई तरह की बीमारियां और बढ़ जाती हैं। तो पेशेंट को जब लगे कि मेरी जो थॉट्स है मेरे कंट्रोल में नहीं है, तो उसको अपने किसी भी डॉक्टर को कंसल्ट कर लेना चाहिए। ज़्यादातर वैसे किन चीज़ों के बारे में लोग सोचते हैं जिनके कारण वो अपसेट हो जाते हैं? फैमिली इश्यूज होते हैं, करियर से रिलेटेड होते हैं, ब्रेकअप्स होते हैं, मतलब कौन सी चीज़ों को लेकर ज़्यादा सोचते हैं? लोग जो सोचते हैं वो दो चीज़ों को सोचते हैं, पास्ट में जो हो गया और जो फ्यूचर में होना है। मतलब इतना ज़्यादा पास्ट को होल्ड करके रखते हैं ना, कि जो पिछला ट्रॉमा है, 10 साल पहले की कोई बात है, कुछ भी है, कोई फेलियर है, किसी ने कुछ कह दिया, उसको होल्ड करके रखते हैं। तो जो एक हमारे दो माइंड होते हैं, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड, वो चीज़ें सबकॉन्शियस माइंड में द्वारा द्वारा घूमती हैं, तो वो स्टोर हो जाती हैं, तो वो एक पर्सनैलिटी बन जाती है बंदे की। वो ऐसे ही सोचेगा, मतलब उसने उसी थॉट प्रोसेस में रहना है जो पास्ट में हुआ। या फिर हम ये सोचते हैं ये चीज़ होगी, होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, मतलब यही चलता है, ये हो जाएगी तो अच्छा होगा, ये हो जाएगी तो नहीं अच्छा होगा, मतलब यही सारा ड्रामा चलता है सबका। जबकि हमारी जो लाइफ है अनप्रडिक्टेबल है। हमने कई चीज़ें प्लान की होती हैं कि 5 साल बाद हम ये चीज़ें कर यहाँ तक पहुँच जाएंगे, बट ऐसा होता नहीं है, किसी का भी नहीं होता। कुछ चीज़ें हो जाती हैं, कुछ नहीं होती हैं। तो लाइफ हमारे सोचने से नहीं चलती। पर बहुत सारे लोगों को ऐसी थिंकिंग रहती है कि जब अगर हम अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को बार बार सोचेंगे और फ्यूचर में हम उनको सोच के कोई गलती नहीं करेंगे और बड़ा थॉटफुल प्रोसेस से हम आगे बढ़ेंगे तो हम ज़्यादा सक्सेसफुल होएंगे। पर ऐसा होता नहीं है, उसमें वो एनर्जी उसी में वेस्ट कर देते हैं। तो इसलिए उन लोगों को ज़्यादा दिक्कत आती है। आसपास के लोग भी इस स्ट्रेस का या ओवरथिंकिंग का कारण बन जाते हैं कि हम किस तरह के लोगों की कंपनी में रहते हैं, उसका इफेक्ट भी पड़ता है? हाँ, ऑब्वियसली। अगर आप में इतनी, वही कह रहे हैं कि आपका इतना स्टेमिना नहीं है, आपने एक बाउंड्री नहीं सेट की हुई कि मैंने ये बातें सुननी है, ये बातें नहीं सुननी है, अब्जॉर्ब नहीं करनी है। बहुत सारे लोग बड़े वो होते हैं कि जिस किसी ने बात की उसी से बातें करने लगे, उसी का लाइफस्टाइल अडॉप्ट करने लगे, बड़ा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं दूसरों से। तो ऐसे लोग ज़्यादा प्रोन टू होते हैं, वो ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं दूसरों की बातों से, तो वो लोग ज़्यादा फिर ओवर थिंकिंग की तरफ जाते हैं। कंपैरिजन्स करते हैं कि उसकी लाइफ में ये है, मेरी लाइफ में ये नहीं है ना। मतलब आजकल क्या है कि टेम्परेरी हैप्पीनेस जो है, हैप्पीनेस हमेशा टेम्परेरी होती है, उसकी तरफ भागते हैं लोग जी। तो वो कामनेस नहीं चाहिए उनको, वो इधर घूम लिए, इससे बातें कर ली, गॉसिप कर लिया, तो उसमें माइंड जो है वो डिस्टर्ब होता है, उससे कुछ बेनिफिट नहीं होता। तो इन्फ्लुएंस तो करता है आपका माहौल। मैम, इनिशियल स्टेज पर अगर हमें ओवरथिंकिंग हो रही है, हमें पता चल रहा है कि हम सारा दिन एक ही चीज़ के बारे में सोच रहे हैं और डिस्टर्ब भी हो रहे हैं, हमारा खाना खाने का हमारा मन नहीं कर रहा है, तो क्या करना चाहिए हमें? अपने आप पर क्या वर्क करना चाहिए कि जिससे हम ओवरथिंकिंग से बाहर निकल सकें? देखिए, काफ़ी चीज़ें ना हमारे कंट्रोल में होती है, तो हमें अपना ब्रेन को, जो हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है, उसको एक्टिव करना है जी। हमें जो सिचुएशन आई है, हमें पहले तो उसको सोचना है कि हम पहले तो बैठ के सोचो कि हम ओवरथिंक कर किस पे रहे हैं। तो उस चीज़ को लिखो पेपर पे कि मैं किस चीज़ पे ओवरथिंक कर रहा हूँ। फिर 5 मिनट के लिए ये सोचो कि जो मैं सोच रहा हूँ वो मेरे लिए सोचना कितना ज़रूरी है और कितना मैं इससे ये सोच के मुझे कोई बेनिफिट होने वाला है, या मेरी सिर्फ एनर्जी वेस्ट हो रही है। ये आपको खुद को ही, अगर देखो, अगर आपने निकलना है इस ओवरथिंकिंग से तो 50% तो
आपको वर्क करना पड़ेगा अपने ऊपर, ये एक्सेप्ट करके कि हाँ मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे इससे बाहर निकलना है। लोगों को पता ही नहीं चलता कि हमें ये प्रॉब्लम है, वो चल रहे हैं, फिर आके जाके डिप्रेशन एंग्जाइटी का शिकार हो जाते हैं, फिर बाद में डिप्रेशन ही बोल देते हैं कि हमें तो ये डिप्रेशन है, हमारा दिमाग घूमता रहता है, मैं कपड़े धो रही हूँ, ये सोच रही हूँ, वो सोच रही हूँ। बट वो एक्चुअली में प्रॉब्लम वहाँ से शुरू होती है जब उनका थॉट प्रोसेस बढ़ने लगता है। तो उस टाइम में हमें एनालाइज करना है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। एनालिटिक थिंकिंग क्रिएट करनी पड़ेगी, हमें उस चीज़ को ब्रेक करना पड़ेगा। अगर देखो कोई स्टिमुलेंट आप कह रहे हैं, जैसे आपने बोला कि माहौल, अगर कोई माहौल आपका ऐसा है कि आपको बार बार इरिटेट कर रहा है, कोई आपको डोमिनेट कर रहा है, या आपका हस्बैंड नार्सिसिस्ट है, या मदर इन लॉ ठीक नहीं है, या आपके जॉब में बॉस अच्छा नहीं है, तो आपने बैठ के सोचना है कि आप कैसे हैंडल कर सकते हो सिचुएशन को। तो आपको खुद को एक बैरियर बनाना पड़ेगा ताकि वो दूसरा बंदा आपको, उसका बिहेवियर आपको अफेक्ट ना कर सके। तो आपको अपनी स्ट्रेंथ बढ़ानी है, आपके माइंड की स्ट्रेंथ बढ़ानी है। तो उसके लिए तो देखो, एक तो एनालिटिक थिंकिंग की आदत डालनी पड़ेगी। एक दिन में नहीं होता कि आज मैंने सोच लिया कि मुझे इस बंदे की बात का बुरा नहीं लगेगा आज के बाद, ऐसे हो ही नहीं सकता। पहले आप अंदर से स्ट्रांग बनेंगे तभी वो बैरियर क्रिएट होगा ना जी। वो बैरियर क्रिएट करने के लिए आपको रोज उसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, रोज प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कुछ महीनों के बाद फिर आपकी वो एक पर्सनैलिटी ऐसी हो जाएगी कि आपको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा आपके माहौल का, आपके जो पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं, या आपकी एक हैबिट बन जाएगी। मतलब एक ना हमारे हैबिट्स ही होती हैं जो, जैसे हमें एडिक्शंस हो जाती हैं कई लोगों को, अल्कोहल की है, चाय की है, किसी भी चीज़ की लगा लो, वो एक हैबिट ही क्रिएट की ना, हमने बार बार उसको किया, वो हमारी लाइफस्टाइल में इंक्लूड हो गया। ये सोचने का भी वैसे ही है कि हमने एक बात को बार बार सोचने की आदत डाल ली है ना, वो फिर हमारी आदत ही बन गई कि हम सोचते जा रहे हैं। तो वो एक हैबिट क्रिएट हो जाती है, मतलब वो एक करैक्टर ही बन जाता है बंदे का। तो उसको ब्रेक करने के लिए हमें पहले अपने ऊपर, अपने दिमाग के ऊपर वर्क करना है। दूसरा कुछ एक्सरसाइजेस होती हैं, जैसे ब्रीदिंग है ना, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो, मेडिटेशन करो, वॉक करो, एक्सरसाइज करो। सबसे जो कहा जाता है कि कुछ नेगेटिव थॉट्स हैं वो हमारे दिमाग से जाती ही नहीं है। तो उसके लिए क्या करना है कि आपको एक पॉजिटिव थॉट तो क्रिएट करनी पड़ेगी ना उसके अगेंस्ट। जी। जैसे आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है तो आपको, चलो उससे आप ट्रबल में आ रहे हो, लेकिन आप क्या कर रहे हो, आप सिर्फ उसको सोचे जा रहे हो कि ये प्रॉब्लम है, इस बंदे ने मेरे साथ ऐसे कर दिया। तो आपको अपनी इम्प्रूवमेंट करनी है, अपने अंदर क्रिएटिविटी लेके आनी है, अपना एक गोल बनाना है लाइफ का, है ना। तो आपने अपना एक सुंदर सा बगीचा बनाना है कि मैंने आज ये करना है, उसके लिए आज मैंने ये पौधा लगाना है, मैंने आज उसको पानी देना है, मैंने उसको खाद देनी है, उसकी केयर करनी है। मतलब वो एक एग्जांपल है कि अपने कोई भी एम बना लिया, उसको फुलफिल करने के लिए अपनी सारी एनर्जी उसमें लगानी है, तभी आप वहाँ से हटोगे जी। जब आप कुछ नया क्रिएट करोगे तभी पीछे से हटोगे। जब कुछ आगे दिख ही नहीं रहा, आप खाली बैठे और सोच रहे हो कि इसने ऐसे कर दिया, मेरी ये जॉब लग जाती तो ऐसा होता, ये नहीं लगी, अब ऐसे हो गया, मेरे बच्चे ने ऐसा कर दिया, अब ये ठीक नहीं होगा। तो आपको खुद के लिए कुछ क्रिएट तो करना पड़ेगा ना, अच्छा कुछ डिफरेंट जी। अपनी मतलब लाइफ का एक एम बनाइए, एक गोल होना चाहिए हर किसी की, ताकि आप इन चीज़ों से जो फालतू की थिंकिंग है उससे बच सकें। ये आपने बहुत अच्छी बात कही है कि खुद एक विचार रखिए सुंदर सा, और फिर उस पर रोज वर्क कीजिए जी। ये हर किसी की सिचुएशन लाइफ में आती हैं, क्योंकि वरीज तो आनी है, वरी तो चलती है ना, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया, छोटा हो गया, बड़ा हो गया, लेकिन हमने उसको लेके थोड़ा ना बैठना है। बिल्कुल सही बात है ना। अगर किसी ने आपको थप्पड़ मार दिया, उसको लेके थोड़ा ना बैठना है। तो कोई बात नहीं, मार दिया वो अलग देखेंगे, बट आपने अपनी स्ट्रेंथ बढ़ानी है कि आगे से ऐसा ना हो जी। आगे से आप अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखें, उसके ऊपर वर्क करना है, ना कि ये मार क्यों दिया, मैं उसको क्या करूं, फिर वो हेटेड वाली फीलिंग, फिर वो गुस्से वाली फीलिंग्स, मतलब कुछ सी फीलिंग्स आगे आगे क्रिएट होती हैं एक फीलिंग के बाद। ओवर थिंकिंग से बहुत सारी प्रॉब्लम्स, जैसे मर्डर तक लोग कर देते हैं, इतना सोचते हैं, इतनी अब प्लानिंग करते हैं, इतना मतलब एक चीज़ को पकड़ के, वो ये तभी होते हैं ना, ये जो क्राइम होते हैं वो एक चीज़ को पकड़ के रखा होता है उनको। अगर वहाँ से हट के वो कुछ क्रिएटिव करते, कहीं अपना माइंड वही एनर्जी कहीं और लगाते, तो वो चीज़ें होती ना, वहाँ से फिर ध्यान हट जाता है, क्योंकि हमारा ब्रेन बड़ा स्मार्ट है, जहाँ लगाओगे वहाँ लग जाएगा। ये न्यूरॉन्स होते हैं हमारे, उनकी जो कनेक्टिविटी होती है, एक न्यूरॉन को आपने मैसेज दिया, वो आगे ट्रांसफर करेगा, न्यूरोप्लास्टी जिसको बोलते हैं। तो फिर ब्रेन को हमने रीवायर करना है, ट्रेन करना है जी। जितना आप जैसे ट्रेन करोगे
उतना वो वैसे ही ट्रेन होएगा, चाहे वो ओवर थिंकिंग में ट्रेन कर लो, चाहे वो अपनी अच्छी थिंकिंग में कर लो। मैम, आपके पास क्या कोई ऐसे केस आए हैं जिससे लगा कि ओवर थिंकिंग की वजह से बहुत बड़ा उनको नुकसान हुआ, या लोगों ने आकर बताया कि ओवर थिंकिंग ने किस तरह से उनकी ज़िंदगी को नकारात्मक तौर पर प्रभावित किया? देखो, शुरुआत वही कहती है कि होती थिंकिंग से ही है, चाहे डिप्रेशन की है, चाहे एंजाइटी की है, चाहे सुसाइड हो जाए किसी का, शुरुआत थिंकिंग से होती है कि आपने अपना थॉट प्रोसेस अपनी लाइफ में कैसा रखा। सिचुएशन कोई भी आ गई, जैसे बहुत सारी लेडीज आती हैं मेरे पास, ज़्यादा ये प्रॉब्लम लेडीज़ को ही है, 80% मैंने देखा, 10-20% होते हैं जेंट्स, इनको उनका जेनेटिक या कोई और बड़ा वो निकल जाते हैं ड्रामे से। तो क्या होता है कि वो उसी में रहती हैं, वो आगे, मैं बहुत जल्दी हाउस वाइफ्स आती हैं, जैसे घर का काम करी, वो परेशान है। मेरे पास ऐसे पेशेंट्स आते हैं कि हम दुखी हैं कि हमारा थॉट प्रोसेस इतना चलता है कि हमारे बस में ही नहीं है कि क्या करें, कि नींद भी नहीं आती, फिर वही थॉट्स चलती हैं, और घर का माहौल भी ख़राब होता है, फिर इरिटेबिलिटी आती है, गुस्सा आना शुरू हो जाता है। और उसका रीज़न ये होता है कि मतलब वो वहाँ से निकलने का उनको रास्ता नहीं पता जी, कि वो कैसे वहाँ से निकलें, फिर वो डेंजरस है उनके लिए, फिर स्लीप इफेक्ट होएगी, फिर सारे और बीमारियाँ उनको आएंगी। तो मतलब वो जो उस पर वर्क करना ज़रूरी है, जो आपकी थिंकिंग है। मैम, जैसे वर्क करना ज़रूरी है, अगर कोई इंसान वर्क करता है लेकिन कर नहीं पा रहा, ओवर थिंकिंग से फिर भी वो बच नहीं पा रहा, फिर भी उनके इमोशंस, उनके थॉट्स उनके कंट्रोल में नहीं है, तो डॉक्टर की हेल्प लेनी चाहिए। और क्या इससे रिलेटेड कोई, जैसे आप होम्योपैथिक डॉक्टर हो, क्या होम्योपैथी में इससे रिलेटेड कोई मेडिसिन है जिससे इंसान की ये जो ओवर थिंकिंग की समस्या है ये दूर हो सके? बिल्कुल हो जाती है, क्योंकि अगर ये चीज़ें कंट्रोल में नहीं है, कहीं ना कहीं पे अगर तो शुरुआत में उन्होंने वर्क करना शुरू कर दी तो काफ़ी चीज़ें कंट्रोल हो जाती हैं। अगर वो बीमारी इतनी बढ़ गई है तो क्या होता है कि ये डिसऑर्डर होता है वही ब्रेन का ना, तो उसके लिए फिर मेडिसिन की हेल्प ले लेनी चाहिए, ताकि एलोपैथी में डिफरेंट वे से वो मेरे पास आती हैं, जैसे लेके मेडिसिन, वो एंटी डिप्रेसेंट हो गया या सेडेटिव दे दिए कि 10 घंटे सोए रहेंगे तो रेस्ट मिलेगा, लेकिन तब भी उनको फिर 10 घंटे की स्लीप में भी वो डिसऑर्डर चल रहा होता है, कोई फायदा नहीं होता इतना। होम्योपैथी में डिफरेंट सेट ऑफ मेडिसिन हैं कि किस तरह की थिंकिंग है, क्या रीज़न है इसकी थिंकिंग के पीछे, शुरुआत से हम उसको फाइंड आउट करते हैं कि रूट कहाँ है, कहाँ पे शुरुआत हुई। जैसे हम उनके पास्ट में जाते हैं ना कहीं कोई मैं यही पूछती हूँ कि आप मुझे बताइए, जब से आपकी ओवर थिंकिंग हो रही है तो क्या हुआ था, ऐसा 4 साल पहले, 4 महीने पहले क्या हुआ था। तो सबकी लाइफ में कोई ना कोई बड़ा ट्रॉमा हुआ होता है, तो वहाँ से शुरुआत होती है, तो हमने उसको पकड़ के फिर उसका इलाज करना होता है। तो वैसे मेडिसिन दी जाती हैं तो कुछ महीनों में वो चीज़ कंट्रोल हो जाती है, होती भी है। मेरे पास ऐसे रिजल्ट हैं कि ठीक हो जाती है ओवर थिंकिंग, अगर कुछ टाइम पीरियड के लिए मेडिसिन खाई जाए। तो मेडिसिन जब बंद होती है तो फिर वो समस्या ठीक रहती है या फिर से हो जाती है? देखो, वो ठीक रहती है, बट अपना लाइफस्टाइल तो ठीक रखना पड़ेगा, है ना। जैसे हमने डाइट करके हम पतले हो गए, अगर हमने डाइट चेंज कर दी, फिर से वैसी ही डाइट पे आ गए, जब वही एक्सरसाइज छोड़ दी, तो फिर दोबारा तो मोटे हम होएंगी। मैंने उनको एक बार ठीक कर दिया मेडिसिन से, लेकिन उनको समझा भी देती हूँ कि अब अपना थोड़ा सा लाइफस्टाइल चेंज करना है, कि मेडिटेशन करो, वॉक करो, अपना कोई एम ढूंढो, वो चीज़ तो करनी पड़ेगी ना। नहीं तो वो टेंडेंसीज होती है, जैसे मैंने जेनेटिक वाला फैक्टर बोला ना, कि जेनेटिक टेंडेंसीज होती हैं, वो दवाई से ठीक हो जाती हैं, लेकिन फिर आएंगी, वो तब आएंगी जब आप थोड़ा सा ध्यान नहीं रखोगे। लेकिन हमारी होम्योपैथी में उस जेनेटिक टेंडेंसी खत्म करने की भी मेडिसिन होती हैं, वो हम इंटरकरेंटली देते रहते हैं, तो वो टेंडेंसी खत्म हो जाती है ओवर थिंकिंग की। बट ये है कि थोड़ा तो कॉन्शियस रहना पड़ेगा अपने लिए कि क्यों अब मुझे दोबारा प्रॉब्लम ना शुरू हो, मैं उसके ऊपर थोड़ा सा सोच समझ के जो भी अपनी थॉट्स के ऊपर ध्यान दो। यही तो लोगों को यही तो पता नहीं चल रहा है हम सोच क्या रहे हैं। लोगों को पता ही नहीं है हम सोच क्या रहे हैं, बस सोच रहे हैं। और क्यों सोच रहे हैं, उसका क्या फायदा होगा, है ना। वो चिंता कर रहे हैं। जैसे गुरबाणी में भी लिखा हुआ ना, जो चिंतित ही दिसे सब कोई, मतलब चिंता में ही है सब, चाहे छोटी है, बड़ी है, पास्ट की है, फ्यूचर की है, तो वो चिंता जो है वो खा जाती है इंसान को, लेकिन उसके ऊपर वर्क नहीं करते। मेरे पास ना जब भी कोई पेशेंट आता है, मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि अगर आपकी लाइफ में ये प्रॉब्लम है तो आप उससे निकलने का रास्ता ढूंढिए, ना कि उसको पकड़ के उसी को रिपीट करो। मतलब मेरे पास जो लेडीज आती है वो पूरी स्टोरी सुनाती रहेंगी, ऐसे हुआ, फिर मेरे साथ ऐसे हुआ, फिर उसने मेरे बेटे ने ऐसे कर दिया, बहू ने ऐसे कर दिया, जहाँ हस्बैंड ने ऐसे कर दिया, मेरे रिश्तेदार ने ऐसे कर दिया। वो तो हो गया,
अब उससे आगे बढ़ना है, तो उसका होने से आपको क्या क्या नुकसान हुआ आप उसको देखो, फिर वही अपने ऊपर काम करो कि वो दोबारा ना वैसा करें। बिल्कुल सही। अगर आप खुद स्ट्रांग हो ना तो फिर जैसे आप जितना आप रिस्पॉन्स किसी को दोगे कुछ करने का, वो उतना ही आपको नुकसान पहुंचाएगा। तो आप अपनी बाउंड्रीज सेट करो, आप अपनी बॉडी की स्ट्रेंथ बढ़ाओ, माइंड की स्ट्रेंथ बढ़ाओ, तो चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं। बिल्कुल। और वाकई ही ओवर थिंकिंग पर जब हम बात करते हैं, सारा खेल है वो हमारी सोच का ही होता है। मैडम ने 2 चीज़ें बहुत अच्छी कही, जिससे मेरे ख्याल से कि हर एक इंसान जो है वो शुरुआत में ही ओवर थिंकिंग से बच सकता है। कि एक तो खूबसूरत विचारों का पौधा लगाएं। हाँ। जैसे हम अपने नकारात्मक विचारों को रोज पानी देते हैं, खाद देते हैं और उसको बढ़ाते जा रहे हैं, बड़े ही अच्छे से देते हैं, शिद्दत से, बड़े प्यार से हम खा देते हैं कि हम बैठ बैठ के सोचते हैं। बिल्कुल, आराम से बैठ के सोचते हैं प्रॉब्लम्स के बारे में। हाँ, तो अगर हम यही थोड़ा उल्टा कर दें, अगर हम अच्छे विचार जो हमने अपनी जिंदगी में अचीव करना है या जिन्होंने हमें प्यार दिया है उनके बारे में सोचें, तो अगर हम एक अच्छा पौधा लगा ले और उसको रोज पानी दे, खाद दे, तो वो नकारात्मक विचार चले जाएंगे। जैसे अब मैं डॉक्टर हूँ, है ना, मुझे घर में कोई परेशानियां सपोज करो, या कोई किसी ने कुछ कह दिया, या बहुत बुरा कर दिया, किसी ने भी कर दिया, अगर मैं उसको रोज सोचूंगी और काम पे ध्यान नहीं दूंगी तो उससे तो मेरी कंडीशन वर्स होएगी। बिल्कुल। ना तो मैं अपने काम में ग्रो करूंगी, ना मैं किसी को ठीक कर पाऊंगी। तो इससे बेटर है जो मेरा अपना प्रैक्टिकल जो मैं करती हूँ कि मैं अपने काम पे फोकस करती हूँ कि मुझे वो छोड़ना है, वो सिचुएशन है और मुझे तंग भी करी है, मुझे उस चीज़ का दुख भी है ना, वो अलग चीज़ है। लेकिन मुझे उससे बाहर निकलने के लिए अपनी एनर्जी उसको सोचने की बजाय अपने काम में लगानी है, कुछ नया लर्न करना है, किसी को ठीक करना है, कुछ एम रखना है लाइफ का कि मैंने ये चीज़ें करनी है लाइफ में, इतने लोगों को मैंने ठीक करना है, चाहे किसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ। बिल्कुल, है ना। तो अगर वो एम होएगा तभी हम वो फिर भूल भी जाती है उस सिचुएशन से, फिर हम बहुत दूर निकल जाते हैं ऑटोमेटिकली जब हम नया कुछ ढूंढ लेते हैं। अच्छा जी, उसमें फिर हमारा मन भी लगता है, जो हमारे किसी का कोई इंटरेस्ट है, कोई कुकिंग अच्छा कर रहा है, कोई कपड़े अच्छे सिल रहा है, कुछ भी जो भी किसी की लाइकिंग है। मैं हमेशा कहती हूँ अपने शौक को बढ़ाइए। अगर कोई और काम नहीं है, कुछ जैसे हाउस कुछ काम ही नहीं है घर में, तो उनको कुछ क्रिएट तो करना पड़ेगा ना, नहीं तो फिर उसी में रहोगे आप। फिर वो अपने आप डिस्ट्रैक्शन जिसको हम कहते हैं उससे डिस्ट्रैक्ट होना है, ना कि आपने दुनिया से होना है। बिल्कुल सही है ना। और ये जो छोटे छोटे टेम्परेरी टोटके हैं कि वहाँ घूम आओ, पहाड़ों में घूम आओ, मूवी देखाओ, है ना, नेटफ्लिक्स देख लो, इससे कुछ नहीं मिलना है। मैं तो ये कहूँगी ये करके कुछ नहीं मिलना। लोग जाते हैं मेरे पास घूम के आए हैं जी, आके फिर वो उनको नींद नहीं आ रही। साल में 5-6 बार वो घूमने जाते हैं, फिर उनको नींद नहीं आती है, फिर उनको डिप्रेशन है, ये सारी ओवर थिंकिंग है। तो मुझे होता है कि ऐसी लाइफ जियो जो आप हमेशा जी सको और जिसमें सुकून हो। बिल्कुल सही, है ना। सुकून में जीने के लिए आपको कुछ करना पड़ेगा, क्रिएटिव करना पड़ेगा और अपना माइंड जो है वो डाइवर्ट करना पड़ेगा। अपने आप को बिजी रखना पड़ेगा किसी अच्छे काम। दूसरा एक रिलीजन, जो हमारा रिलीजन, हर कोई एक अलग अलग रिलीजन में पैदा हुआ है और हर रिलीजन हमें सपोर्ट करता है। हम गुरबानी क्यों पढ़ते हैं, हम सुबह गुरुद्वारे जाते हैं, मंदिर जाते हैं, वो क्यों बना हुआ है? वो सदियों से बना कि सुबह उठ के नहा धो के मंदिर गुरुद्वारे जाना है ना, अपना ये जैसे हमारे नित्य नेम करना है। तो उसका रीजन भी तो है कोई। रात को फिर बोलते हैं हमारा एक पाठ होता है 16 सा, वो पढ़ना है। क्यों वो बोला गया है? ताकि आपके अंदर वो कंटेंटमेंट आए, वो सब्र आए, वो सिचुएशंस को फेस करने की स्ट्रेंथ आए। तभी आएगी ना जब हम कुछ पॉजिटिव देखेंगे। तो जैसे हमारी सुबह आस्था की वार होती है गुरुद्वारे में, तो उसमें वो पूरा लाइफ लेसन है कि आपने पूरे दिन में कैसे डील करना है अपनी पूरी लाइफ को। कि आपको सब तरह के लोग मिलेंगे, अच्छे बुरे, कुछ गम भी आएंगे, कुछ नुकसान भी आपका होएगा। तो उन सिचुएशंस में आपने कैसे रहना है, वो चीज़ें, मतलब रिलीजन एक हमारा बहुत बड़ा सहारा है। हमारे जो ग्रंथ हैं हर धर्म के, वो एक हमारे लिए सपोर्ट है बहुत बड़ी। बिल्कुल है ना। वो अगर सपोर्ट हम पकड़ेंगे, सपोर्ट लेंगे उसकी, तो भी तो हम जिंदगी जी पाएंगे। मतलब वो चीज़ें करनी भी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सही। सिर्फ मेडिसिन काम नहीं करती। तो अगर आप पूरी तरह ठीक रहना चाहते हैं तो मतलब जो हमें बचपन से सिखाया जाता है ना, ये चीज़ें वो अच्छी स्कूलों में भी सिखाई जाती हैं, माँ बाप भी सिखाते हैं, तो हम कितनी फॉलो करते हैं। फिर हम अपना दिमाग लगाना शुरू करते हैं बड़े होके। फिर हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती तो हमें ऐसी डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ओवर थिंकिंग बीमारियाँ लगती हैं। लेकिन वो जड़ कहाँ थी?
मतलब कहाँ पे उसको पकड़ो और उसके ऊपर काम करो। बिल्कुल, और साथ में पास्ट को थोड़ा सा पीछे रख दो। हाँ, पास्ट को ऐसे, हाँ हो गया बट वो ऐसे रखा नहीं जाता। हाँ, वही मैं जैसे बताया, नया क्रिएट करना पड़ेगा। हाँ, है ना। पर हमारा ध्यान जब यहाँ से हटकर यहाँ जाएगा ना, हाँ। तो वो कहते होते हैं ना भी, एक लकीर किसी ने खींची, वो कहते हैं इसको छोटा कर दो, पर इसको काटना नहीं है, इसको रबड़ से मिटाना नहीं है, कुछ नहीं करना, पर इसको छोटा कर दो। तो सभी सोचने लगे कि कैसे छोटा करे। किसी ने एक बड़ी लकीर जो है वो खींच दी, बस हमने एक बड़ी लकीर खींचनी है। फिर वो जो नई अच्छी चीजों की, अच्छी चीज़, ये ना हो एक और टेंशन हमने उसी रास्ते पे नहीं चलना कि वहां से आपको कुछ मिला, नुकसान हुआ, फिर आप वही ट्राई कर रहे हो। जैसे आजकल जो ब्रेकअप होते हैं उस पर बोल देते हैं कि एक जगह हुआ, फिर दूसरी जगह शुरू कर लिया, फिर वहां से, मतलब वो तो फिर आप उसी लूप में रह गए। बिल्कुल, है ना। आपने कुछ नया क्रिएटिव करना है जिसका बेनिफिट आपके माइंड को हो, आपकी सोल को हो। तब जो है वो हम ट्रॉमा से, ओवर थिंकिंग से बच सकते हैं। मतलब आप अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से, मतलब क्या कहते हैं उसको, डिजाइन कर सकते हैं। देखो, जो लाइफ होती है ना वो इंटरेस्टिंग नहीं होती है। बेसिकली तो कुछ इंटरेस्टिंग नहीं है। बचपन में हम पढ़ रहे थे, ये एग्ज़ाम देना, वो करना है, मुझे जैसे MBBS करनी है, फिर हमने वो कर लिया सारा कुछ, फिर हमने प्रैक्टिस करनी है। मतलब ये इंटरेस्टिंग तो नहीं होता। तो इंटरेस्टिंग बनानी होती है लाइफ, हमें क्रिएटिव होना होता है। तो उसको हमने कैसे अच्छा बनाना है, तो वो हमारी सोच से ही होगा। तो सोच को, जहाँ हम नेगेटिव सोच रहे हो, वहाँ उसकी एक पॉजिटिव थॉट भी क्रिएट करके देखो जी, है ना। तो वो करते 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 वो आदत बन जाएगी। ये कुछ साल लगते हैं, फिर आपकी लाइफ बड़े आराम से गुजरेगी। फिर आपको ज़्यादा एफर्ट नहीं करने पड़ेंगे। जैसे हम गाड़ी चलाना सीखते हैं, शुरू में तो बड़े कॉन्शियसली बैठते हैं ना कि ये गियर डालना, ये करना है, यहाँ से ऐसे सिग्नल भी देना। बाद में तो हम ऐसे गाने भी सुन रहे हैं, बातें भी कर रहे हैं, तब भी गाड़ी चल रही है, कोई ध्यान ही नहीं है। वैसे ही होता है, जब आप एक बार अपने ब्रेन को ट्रेन कर लेंगे ना कि मैंने ज़िंदगी इस ढंग से जीनी है, ऐसे मुझे सुकून मिल रहा है, तो आप बड़े आराम से अपनी ज़िंदगी निकाल सकते हो बिना किसी ड्रामा के। जी, और इसी से मुझे भी सीख मिली है कि अपनी ज़िंदगी के आर्किटेक्ट खुद बने। अपनी ज़िंदगी को खुद हम ब्लेम ना करें। ये ब्लेम गेम है ना, बहुत बुरी है। हम सारा दिन ब्लेम करते हैं कि उसने ऐसा कर दिया तो मेरे साथ ऐसा हो गया, इसकी वजह से ऐसे हो रहा है, मेरा बच्चा खराब है, इसकी वजह से मैं परेशान हूँ। कुछ ऐसा नहीं होता है, कोई खराब नहीं होता है। वो अपना रोल निभा रहे हैं, आपने अपने स्ट्रेंथ बनानी है बस जी, अपने आप को मजबूत करो। तो मैम, आपके पास जो पेशेंट आते हैं वो क्या बताते हैं कि ज़्यादातर ओवर थिंकिंग की वजह क्या है? कौन सी चीज़ जो है उन्हें ज़्यादा अफेक्ट करती है, जिनके बारे में वो लगातार सोचते रहते हैं? वो तो पेशेंट को नहीं पता चलता कि रीज़न क्या है। पेशेंट तो आके बोलते हैं कि हम खुद परेशान हैं, आप बताइए कि हमें ये ओवर थिंकिंग हो क्यों रही है। तो जो हमारी स्टडी है, साइंस की स्टडी है, उसमें तो फर्स्ट फैक्टर जेनेटिक्स है, क्योंकि वो टेंडेंसी भी होती है। चलो, वो जेनेटिक्स को हम ओवरकम कर सकते हैं। सेकंड जो फैक्टर है वो है आपका जो माहौल, आसपास का माहौल कैसा है, कि बार बार आपको कोई स्टिमुलस मिल रहा है, कि आपको कोई बार बार इरिटेट कर रहा है, कोई डोमिनेट कर रहा है, कोई आपको कहीं जगह बार बार फेलियर्स हो रहे हैं लाइफ में, है ना। तो वो हो गया फैक्टर। दूसरा होता है कि आपकी जो कैपेबिलिटीज़ हैं, जैसे आपकी लाइफ में कोई सिचुएशन आ गई, हर इंसान की अलग कैपेबिलिटी होती है उसको डील करने की, कि आपके अंदर कैपेबिलिटी कम है ना। जैसे किसी क्लर्क को एकदम से मैनेजर बना दें तो उसके ऊपर इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, वो तो हौच पौच हो जाएगा उसका कि मैं कैसे मैनेज करूं। इसी तरह से कुछ लोगों की कैपेबिलिटी नहीं होती स्ट्रेस को डील करने की, तो सिचुएशंस को इतना ज़्यादा ओवरथिंक कर लेते हैं कि वो एक ओवरथिंकिंग की बीमारी बन जाती है, उनको पता नहीं चलता पर कि हमारे अंदर ही कमी है। तो दूसरा है कि आजकल ओवर स्टिमुलेशन बहुत ज़्यादा है। जो आज से हम 20-30 साल पहले जाएं, तब स्टिमुलेशन माइंड की नहीं थी। आज हम जिस माहौल में रह रहे हैं वहाँ पे पहले चीज़ें खुद ब खुद ठीक हो जाती थी। अगर किसी को ओवरथिंकिंग थोड़ी सी हुई, वो जैसे उसने अपने घर में बात कर ली, फ्रेंड से डिस्कस कर लिया, कुछ दिनों में वो चीज़ें सॉल्व हो जाती थी। लेकिन आज का जो माहौल है वो डिफरेंट है। हम न्यूक्लियर फैमिलीज़ में रहते हैं, डिस्कशंस कम हैं, और दूसरा आजकल जो रेडिएशंस का बहुत ज़्यादा, ये एक अलग से टॉपिक है। रेडिएशंस जो है हमारे माइंड को डैमेज कर रही हैं। आजकल हम जैसे नेटफ्लिक्स पहले कहाँ था, वो नेटफ्लिक्स की सीरीज़ देखते हैं 7-7 घंटे, तो जो हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो हमारे माइंड में पूरी तरह से वो सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ें स्टोर होती जाती हैं। जैसे बहुत ज़्यादा हमारा एक्सपोजर है, इतने सारे कलर्स हैं,
है ना, डिफरेंट चीज़, एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, स्टिमुलेट हम ज़्यादा हो रहे हैं, जैसे ड्रामाज देख रही हैं लेडीज़ घर में टीवी पे, तो उसका जो इम्पैक्ट आता है ना ब्रेन में, उनको नहीं पता चलता, वो इंजॉय कर रही हैं कि हमने ये ड्रामा देखा, हमारा आधा घंटा बहुत अच्छा निकल गया, लेकिन वो चीज़ें सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होती जाती हैं कि कहीं ना कहीं वो उनकी खुद की पर्सनैलिटी वैसी बनती जाती है, लेकिन वो धीरे धीरे फिर क्या बीमारी में, उनके थॉट प्रोसेस में चेंजेस आती हैं, तो वो ओवर थिंकिंग का रूप ले लेती हैं, लेकिन उनको नहीं उस टाइम पता चलता कि हमें ये बीमारी आगे जाके हो सकती है, पर जब हो जाती है फिर वो खुद परेशान होते हैं लोग कि ये हमें हो गई। सम अदर फैक्टर्स भी हैं, जैसे कि फीमेल्स में ये ज़्यादा होती है, अच्छा, एज कम्पेयर टू मैन, क्योंकि उसमें एक तो फीमेल्स में हार्मोन्स का नेटवर्क बहुत बड़ा है कि हार्मोनल चेंजेस आती रहती हैं, उस हिसाब से भी हमारी इमोशंस अफेक्ट होती हैं। दूसरा कि जो फीमेल है वो मल्टीटास्किंग है, मैं कहूँगी मल्टी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है उनके ऊपर, मल्टीपल रिस्पॉन्सिबल हैं कि ये भी काम करना है, वो भी काम करना है, तो वो उनकी जो एनर्जी है वो उसमें ज़्यादा लगती है, तो वो उनको फोकस करना होता है कई चीज़ों। मैन जो होते हैं वो मोनोफोकस्ड होते हैं, वो एक टाइम पे एक ही काम करते हैं, उनके शुरू से यही था कि मैन कमा के लाएगा और फीमेल पूरा घर संभाल लेगी जी। तो वो इमोशनल जो होता है ना उनका, जो लेडीज़ का, वो ज़्यादा उससे निकलती हैं कि हर किसी का ध्यान रखना है, घर का भी, बाहर का भी, काम भी करने हैं, तो वो उस वजह से उनको ज़्यादा होती है। मैं चाहती हूँ जाते जाते आप टिप्स दें कि अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत कैसे बनाएं। ये जो आपने कहा ना कि बगीचा खुद लगाएं जिसमें सुंदर सुंदर फूल हों, तो उसके लिए टिप्स ज़रूर दे दीजिए। उसके लिए टिप्स तो आप अपने सुबह और शाम वाले टाइम पे काम कर लो, है ना, सुबह और शाम को ही सुंदर बना लो। सुबह आप टाइमली उठो, टाइमली उठ के आप ग्रेटिट्यूड करो कि धन्यवाद करो पहले तो भगवान का कि मुझे आज का दिन दिया है। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो अगला दिन देख ही नहीं पाते, है ना, उसके लिए पहले तो आपको ग्रेटफुल होना है कि आपने आज का दिन आपने देख लिया, आप शुरू कर रहे हो, है ना। तो थोड़ी मेडिटेशन करो, थोड़ा अपने भगवान को याद करो, वो चीज़ों पे ध्यान दो जो आपके पास हैं। मैं पर्सनली ये चीज़ें करती हूँ कि मैं उठती हूँ, सबसे पहले मेरा यही होता है कि ग्रेटिट्यूड, कि जो मेरे पास है, और हर बार कुछ नया देखो कि कल मैंने क्या गेन किया, वही सेम चीज़ें भी ग्रेटिट्यूड में ना लेके आओ। फिर नया अगर आपने पूरी अच्छे से वायरिंग करनी है अपने न्यूरॉन्स की, तो कल मैंने क्या अचीव किया, आज मैं क्या कर सकती हूँ, आप प्रेयर करो, है ना। उसके बाद आप थोड़ा सा सनलाइट में ज़रूर जाओ, बाहर की हवा ताज़ी ज़रूर लो, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग तो मॉर्निंग में बाहर जाते ही नहीं हैं, वो अंदर से ऑफिस ही चले जाते हैं सीधा, बिल्कुल कार में बैठ के जी। वो नहीं करना, आपने सनलाइट में जाना है, 15-20 मिनट बाहर नेचर में स्पेंड करो, है ना। आप बर्ड्स को देखो, उनकी जो मैं सुबह जब 5 बजे बाहर जाती हूँ, चर्पिंग सी होती है ना, चहचहाट पंछियों की, इतनी अच्छी होती है ना, वो आपके लिए हीलिंग है एक तरह के, आपके ब्रेन को, वो ब्रेन को एक पावर देती है, वो नेचुरल चीज़ें होती हैं, है ना। तो वो सुनो आप, तो सुबह इतना कर लिया, उसके बाद अपने काम करो, पूरी मन से काम करो, पूरा अपने मतलब अपना डेडिकेटेड करना है कि मैंने ये करना है, तो मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है अपने ऑफिस में, घर में। फिर रात को फिर से एक उस भावना के साथ सो कि आज का मेरा दिन बहुत अच्छा निकला, आपने प्रेयर करके ही सोना है। तो वो 2-2, 3-3 मिनट लगते हैं, 5 मिनट लगते हैं, तो बाकी दिन में थोड़ा अगर टाइम मिलता है तो ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस ज़रूर करो, कि ब्रेथ के ऊपर जब हम ध्यान देते हैं ना, एक ब्रीदिंग एक ऐसी चीज़ है जो हमारे कंट्रोल में है, बाकी ऑर्गन्स ऑटोमेटिकली काम कर रहे हैं। आप हार्ट को नहीं रोक सकते, अपने लीवर को नहीं रोक सकते, अब रुक जा थोड़ी देर, ब्रेथ को रोक सकते हैं, थोड़ा डीप ब्रीथ करें, रोकें ब्रेथ को, सांस लंबा से, जो एक वेगस नर्व होती है हमारी, उसको एक्टिव करें, वो हमारे पूरे ऑर्गन्स को कंट्रोल करती है, तो वेगस ये ब्रीदिंग से होता है। तो अगर ये चीज़ें आप ज़रूर करें। जी मैम, आपने कीमती समय दिया और अपने कीमती विचार भी दिए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और उम्मीद करते हैं कि आपको ये इंटरव्यू बहुत अच्छी लगी होगी, क्योंकि मुझे पर्सनली ये बहुत अच्छी लगी है। मुझे लगता है कि हर एक इंसान को खूबसूरत विचारों का पौधा आज ही लगा लेना चाहिए और अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए खुद ही डिज़ाइन कर लेना चाहिए अपनी ज़िंदगी को। और फिर भी अगर आपको लगे कि कहीं पर कुछ रुकावट है, मेरी सोच अभी भी नेगेटिव हो रही है, तो जैसे मैम ने कहा कि सुबह और शाम अगर हम भगवान को याद करके उनका शुक्रिया कर दें, ग्रेटिट्यूड दिखाएं और सोचें कि हमें मिला क्या है ज़िंदगी में, तो फिर आप अपनी नकारात्मकता से दूर हो सकते हैं। आज के विशेष प्रोग्राम में इतना ही, फिर मिलेंगे, धन्यवाद।